ऑडियो भी ऑन करें। साउंड जी ऑडियो जा रही है, वीडियो जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशियल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो दैट के ऑडियो एंड वीडियो, हाँ जी, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है जी, ओके है जी। तो थैंक यू वेरी मच। बेसिकली दिस क्लास belongs to which batch? Batch number 2. So others, batch 1 and batch 3 are guests in this class. और ये होस्ट है। और तो बैच 2 जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इसके मैंने लेक्चर आपके ग्रुप में दिए हैं, तो आप लोगों ने देख ली। ये बैच 2 हाँ फिजिकली देखें, देखने हैं, ठीक है। तो आपकी क्लास से हमने बैच 2 की क्लास से फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है, फेडरल एक्साइज एक्ट 2007 उसका हमने स्टार्ट किया था। और आपको लास्ट पे हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 6 पढ़ाया था। अब सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 42B ये सारे सेक्शन जो है ना आपको प्रोवाइड कर दिए गए कंप्लीट सारे लेक्चर्स के अंदर, ठीक है जी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कवर करें, उसको ध्यान से सुने और आपके जो क्वेश्चन हैं उनको रेज करें। आपके क्वेश्चन का हम आंसर कर देंगे। तो बैच 3 एंड 1 उन्होंने तो ये सारे क्लास में बैठ के कर लिए हैं, बट जो नए स्टूडेंट हैं वो काइंडली मुझे ना, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतनी तेज़ी से व्हाट्सएप आ रहे होते हैं कि अगर आप आधे घंटे के बाद भी देखें तो वो मैसेज बहुत नीचे जा चुका होता है। तो जो बैच 3 के लाइक आप हैं, आपसे मिस हो गया है ये वाले, तो वो क्या करें, मेरा ईमेल आईडी है ahmad.za009@gmail.com। तो वो क्या करें, इसके ऊपर ईमेल करें कि मेरा फलां लेक्चर जो था, साथ में अपना फॉर्म भी सेंड करें जो उन्होंने जमा करवाया था, फी जमा करवाते हुए साथ में फॉर्म अटैचमेंट में लगाएं और सेंड करें कि ये मेरे इनमें से कौन सा सेक्शन रह गया है। तो जो सेक्शन उनका रह गया है उनको मेल कर दी जाएगी, तो वो अपने जो सारे का सारा कवर कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म जरूर साथ में अटैच कीजिएगा, अगर फॉर्म नहीं होगा तो फिर रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी फिर मेल कर रहे होते हैं। तो फॉर्म अटैच करेंगे, हम उसको वेरीफाई कर लेंगे और आपको सेंड कर देंगे। अच्छा, तो बैच 2 और बैच 3 इनमें से बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका फी का इशू है। उनकी फी कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कमिटमेंट की थी कि सर हम ना प्लान डेट को दे देंगे, तो उनकी कमिटमेंट ड्यू है। तो जिनकी कमिटमेंट ड्यू है प्लीज़ वो अपना सेटल करें अकाउंट को, अपनी फ़ी को क्लियर करें। और जिन्होंने कुछ दिए थे और कहा था सर बाकी आप प्लीज़ हमारी क्राइसिस है, वो जो भी स्टूडेंट है उनका नाम जो भी है वो काइंडली वो अपना जो है ना वो खुद कांटेक्ट करें, ना कि हम उनको रिमूव करें। तो बेहतर यही है कि वो खुद कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके बताएं कि सर ये मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसको प्लीज़ आप लोगों ने इंश्योर करना है कि आज आपने बाय ऑल मीन्स आपने कांटेक्ट करना है, और जो जिनकी ड्यू हो चुकी है, जिनकी नहीं भी हुई वो भी अब टाइम नहीं है, वो अपना पे करें प्लीज़। ईमेल आईडी आप लोगों ने नोट कर ली होगी, MR. फुल स्टॉप होता है जो, इस पे आप आ जाए, आके आप
रिक्वेस्ट कर दें, साथ में अपना वो फॉर्म जो है वो अटैच करें और अपना रिसीव कर लें। तो जी, फिर है आपके पास, खोलें किताब को। और मैंने रिक्वेस्ट की थी, जो मैंने हाईलाइट किए हैं जो सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है अदर देन सिलेबस, आपके ग्रुप पे किए थे, वो प्लीज़ मुझे आप शेयर कर देते, मैं ग्रुप में बाकियों को पहुंचा देता। हाँ, वो प्लीज़ आप उसको ना पिक्चर बनानी है आज आपने क्लास में बैठ के ही हैंड पे, और वो पिक्चर बना के मुझे शेयर करनी है, मैं अपने ग्रुप में शेयर करूँ कि अदर देन सिलेबस। हमने लास्ट क्लास में बैच 2 अवेलेबल नहीं था कि अदर देन सिलेबस तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन टच हो सकते हैं, पूछा जा सकता है, वो हमने आइडेंटिफाई किए थे और आइडेंटिफाई करके आपको आज उनकी पिक्चर मिल जाएगी। Recording in progress. ठीक है, चलो ये इसकी प्रोग्रेस है या नहीं है, और क्लियर नजर भी आ रहा है इसमें? ठीक है, तो खोलें और कहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो बताएं। सेक्शन हमने जहाँ पे डिसकंटिन्यू किया था वहाँ से बताएं। नहीं, 42 का बी प्लीज, 42 बी डील्स विद Selection for audit by the board. selection for audit by the board. Selection for audit by the board. आज तो कुछ मेरी हेल्थ भी बेहतर नहीं थी, तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी, देखिए जो ड्यूटीज होती हैं उसको सही तरीके से लेने के लिए लोगों के दिल में डेटरेंस डाली जाती है। डेटरेंस क्या होता है? खौफ डाला जाता है कि अगर तुम कंप्लायंस नहीं करोगे या जितना एक्चुअली ड्यूटी चार्ज होनी चाहिए, लगनी चाहिए, अगर उतनी तुम नहीं पे करोगे तो फिर हम आपको ऑडिट में लेंगे और ऑडिट में लेके हम तुम्हारी वेरिफिकेशन करेंगे। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट होता है वेरीफाई करना, ठीक है, जो आपने कहा वो वेरीफाई करवा दो, किसी को ऑडिट कहते हैं कि जो आपने कहा, जो कहा उसको हम लोग ऑडिट की जुबान में असर्शंस कहते हैं। असर्शंस यही होती हैं कि आपने जो डिक्लेयर किया, ठीक है, ये आपके असर्शंस हैं, हम ऑडिट करना चाहते हैं कि आप वेरीफाई करवा दो, जो आपने कहा, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो हमें दिखाओ। अगर कहते हैं मैंने ये खर्चा किया है, कोई एक्सपेंस किया है, लाओ एक्सपेंस दिखाओ। कहते मैंने सैलरीज दी, लाओ वो बंदे जिनको सैलरीज दी, लाओ वो तरीकाकार जिसके तरीकाकार के तहत आपको बताया गया है कि सैलरी मैं उसको मानूंगा कि अगर बैंक के थ्रू दोगे। तुम कहते हो मैंने एम्प्लॉई रखा हुआ है, तो लाओ उसका ईओबीआई की रजिस्ट्रेशन, जो तुम उसकी सैलरी में काट के ईओबीआई को जमा करवा रहे हो। तो ये फिर वो यही ऑडिट हो रहा होता है कि कोई भी आपने काम किया हो तो कहा जाता है लाओ उसको वेरीफाई करवाओ। ठीक है, अब क्या हुआ? सिलेक्शन, इंतखाब किया जा रहा है। इस तरह अभी आप लोग किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं? सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। सिलेक्शन फॉर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बाय एफपीएससी, आपका यही हो रहा है ना, सिलेक्शन फॉर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बाय द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह सिलेक्शन इंतखाब किया जा रहा है कि किसका ऑडिट करना है, बोर्ड इंतखाब कर रहा है। अब इंतखाब कैसे होगा? पेपर में जो आएगा वो ये होगा कि इंतखाब कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगी। कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड हो। पेपर में आएगा कि जो बोर्ड सिलेक्शन करेगा वो कैसे होगी, तो वो होगी कंप्यूटर की बेस के ऊपर। कंप्यूटर को बताया जाएगा कि सिलेक्ट करो। अच्छा, जो बताया जाएगा वो दो तरीकों से हो सकती है। जो बताए जाएंगे वो दो वाज़ेह असूल होंगे। एक, रैंडम कर लो, और दो, पैरामेट्रिक कर लो। रैंडम कर लो या पैरामेट्रिक कर लो। अभी रैंडम क्या होता है?
रैंडमली कहते हैं रैंडमली उठा लो इनमें से जो उठाने हैं। मुझे 3 स्टूडेंट की जरूरत है बाहर जाने के लिए, मैं कहता हूँ आप आ जाओ आप आ जाओ आप आ जाओ। ये मैंने क्या किया, रैंडमली जिसके ऊपर इशारा होगा कि आप आ जाओ जी, नवाज आप आ जाओ, मोहतरम आप आ जाओ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम कर रहा हूँ। इसी तरह एफपीआर को अगर ऑडिट के लोगों को सिलेक्ट करने की जरूरत है, वो रैंडमली क्या देता है, ये आ जाए, इनका मैं ऑडिट करना चाह रहा हूँ। कोई असूल नहीं उसके पीछे होती, कोई लॉजिक नहीं होता उसके पीछे, रैंडमली ऐसे ही कह दिया, जो सामने आ गया उसको उठा लिया। ये हो गया, क्या हो गया, रैंडम हो गया पैरामीटर। इसमें कुछ असूल वाज़ह किए जाते हैं। पैरामीटर का मीनिंग ये है कि कुछ असूल दिए जाते हैं। असूल क्या हो सकता है, लाइक असूल ये है कि अगर किसी ने 10 लाख की सेल की है, सेल करके रेवेन्यू आता है, 10 लाख का रेवेन्यू आ रहा है, और वो एक साइजेबल गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है या सेल कर रहा है, तो जब भी वो 10 लाख का करेगा तो उसको कम से कम 50,000 तो एक्साइज ड्यूटी देनी चाहिए, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि असूल बनाता हूँ कि अगर कोई ये कर देता है और ड्यूटी कोई पे नहीं कर रहा होता, तो फिर इस तरह करो कि उसको उठा लो। ये कंप्यूटर को असूल दे दिया गया कि तुमने जब प्रोसेस करना है, तुमने जब अपनी इंटेलिजेंस को कंप्यूटर यूज करना है, तो जिन्होंने रिटर्न फाइल की है, रिटर्न फाइल करके उन्होंने कहा कि मेरा रेवेन्यू इतना है, और साथ में कहीं उसने एक्साइज ड्यूटी भी की होगी, तो एक्साइज ड्यूटी वाला सेल और रेवेन्यू वाला सेल इनको मैच करवाओ ना। एक्सेल में क्या कर रहे होते हो आप। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर उन्होंने फार्मूला लगाए, पैरामीटर वाज़ह किए और कहा कि एक्साइज की ड्यूटी को रेवेन्यू के साथ मैच करो और फिर बताओ कि क्या इन्होंने सही टैक्स दिया है। तो वो बता देता है कि नहीं सही दिया या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो फिर सिलेक्शन फॉर ऑडिट हो जाती है। तो दो तरह से होती है जी, रैंडम और पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक का भी आपको पता चल गया, रैंडम का भी पता चल गया। तो ये आपका 42B1 जो है ना सब सेक्शन वो क्लियर हो गया। फिर क्या होता है, जब लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो लोग प्रूफ करते हैं अदालतों का कि देखें जी, हमको ऑडिट करवाने की बजाय पहला ही स्टाफ लगाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। वो अदालत में आते हैं, वो कहते हैं जी देखो हमारी तो ऐसी ही इन्होंने सिलेक्शन कर ली है, हमें बताएं कि किस बेस पे की है, क्या वो वजूहात हैं, हमें वजूहात बताई जाए कि कंप्यूटर ने क्यों उठाया। हमें वो बेसिकली जानना चाह रहे होते हैं कि हमें वो पैरामीटर्स बताएं जिन पैरामीटर्स को आपने यूज करके हमें सिलेक्ट किया। तो फिर इन्होंने कहा, बोर्ड ने कहा, इन्होंने कानून पास करवाया कि हम नहीं बताएंगे, हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने कहा बताओ इन्हें। तो उन्होंने कहा अगर हमने ये बता दिया तो अगली दफा तुमने इन पैरामीटर्स को ठीक कर लेना है और बाकी चोरी करते रहना है, तो फिर हम तुम्हें ये क्यों बताएं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कानून में है कि जो भी पैरामीटर्स होंगे वो कॉन्फिडेंशियल होंगे। वो पूछ सकता है एमसीक्यू में, जो पैरामीटर्स होंगे ओपन होंगे, सेमी ओपन होंगे, कॉन्फिडेंशियल होंगे, नॉन ऑफ दी अबाउट। तो आप क्या कहोगे, कॉन्फिडेंशियल होंगे। फिर वो कहता है जो ऑडिट कंडक्ट होगा वो किन प्रोसीजर के तहत होगा। जब आप ऑडिट को कर रहे होंगे कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना है आपने जी। ऑडिट जब करने आते हैं तो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, करते हैं। तो वो जो सेक्शन 46 में, सेक्शन 46 में जो प्रोसीजर बताए गए हैं उनको फॉलो किया जाएगा, उन्हीं के थ्रू जो है ना वो ऑडिट होगा। सही। और क्या हो सकता है, कहता है जी कि बोर्ड के पास पावर है, बोर्ड के पास पावर है, किसी को भी ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे बेसिकली इंटेंशन पता क्या लेना चाह रहा है, वो इंटेंशन ये लेना चाह रहा है जो कानून बनाने वालों के बैक ऑफ द माइंड था, जो मैं समझता हूँ इंटरप्रिटेशन कोई और तरीके से भी कर सकता है। ये तो हमने तरीकाकार ले लिया है, कंप्यूटर के थ्रू तो हम कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी और का ऑडिट करने की ज़रूरत पड़े।
तो वो कही ये तो कंप्यूटर बैलेटिंग जो है वो तो साल में एक दफ़ा होती है, तो आप मुझे सिलेक्ट कोड तुम मुझे नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें चाहिए था अगर तुमने सिलेक्ट करना है तो बैलेटिंग करते हुए मुझे कर लेते। ये कंप्यूटर बैलेटिंग हो रही होती है, ठीक है, तो मुझे बैलेटिंग करते हुए मुझे सिलेक्ट कर लेते, लेकिन फिर उसने साथ में एंड पे 42B का लास्ट एंड ऐसे किया, ठीक है, तो 42B का एंड उसने ऐसे किया, क्या चाय का एक कप ला दो, ये ले लो। अच्छा, तो एंड उसने ये किया कि बोर्ड को पावर हासिल है जब जिसको चाहे वो ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर ले, ठीक हो गया। तो हम प्लीज नोट करें, प्लीज नोट योर क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये हो गया जी, तो 42B इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 42B सबसे पहले वो पूछेगा दीज आर द सेक्शन व्हिच कैन बी टेस्टेड, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन। 42B सिलेक्शन फॉर ऑडिट, ऑडिट के लिए इंतखाब किया जा रहा है बोर्ड का, इंतखाब जो होगा वो कंप्यूटराइज बेस्ड होगा और बैलेटिंग के थ्रू होगा। बैलेटिंग रैंडम भी हो सकती है और पैरामीटर भी हो सकती है। जब बैलेटिंग हो जाएगी तो बैलेटिंग में जो सूट रखे हुए हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, वो ओपन नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और सेक्शन कौन सा डील करता है, 46 डील करता है, और बोर्ड को फिर इख्तियार दिया गया है वो किसी को भी एनीवन एनी टाइम किसी को उठा सकता है कि आओ और मुझे ऑडिट कराओ। तो ये 4-5 क्वेश्चन है 42B के अंदर। एक अनाउंसमेंट भी है, अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट है तो अप्लाई कर ले। PPSC की जो पोस्ट आई हुई है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, इन दोनों की जॉब्स हैं। आई थिंक अराउंड 20 जॉब्स हैं BS17 की, PPSC की, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो पंजाब प्रोवेंस के डोमिसाइल है वो इसमें एलिजिबल है, और अकाउंट ऑफिसर है BS17 है, और ऑडिट ऑफिसर है, और BS17। तो अकाउंट्स और कॉमर्स, सॉरी अकाउंटिंग कॉमर्स इससे रिलेटेड जिनका भी मास्टर्स है, चाहे वो BCom ऑनर्स है, चाहे वो ACMA है, चाहे वो ACCA है, या वो MCom है और इक्वलेंट है इस तरह, तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगर कोई अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है तो वो इसे ले सकता है। और इसकी लास्ट डेट क्या है जनाब साहब? 12। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 12/11 है। तो जो एलिजिबल है वो उनकी तैयारी ऑलरेडी होती है इंग्लिश वगैरह की, तो अगर है तो इसको वो नॉक करके देख लें कि नॉक करना चाहता है, मैं भी अल्लाह ताला करम कर दें, ये भी ये 17 जो है वो एक अच्छी जॉब है। और इसमें भी टेस्ट जो है वो प्रोफेशनल होगा, इनमें भी टेस्ट प्रोफेशनल होगा, 20% मार्क्स दूसरे होंगे, बाकी आपकी एकेडमिक ही होगी। अच्छा, जी 42C, reward to inland revenue officers and officials. रिवार्ड टू इनलैंड Revenue रेवेन्यू officers ऑफिसर्स and officials. एंड ऑफिशियल्स। बात ये हो रही है रिवार्ड क्यों दिया जाता है जी, इनामात से क्यों नवाजा जाता है? आपने कुछ मेरिटोरियस सर्विसेज दी होती है। कौन सी सर्विस दी होती हैं? शानदार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो आपने सर्विसेज दी होती हैं, तो इसलिए आपको रिवार्ड दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में रिवार्ड के मेयार कुछ और भी हैं, कि परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड कम ही होते हैं और
दूसरे रिवार्ड कुछ ज़्यादा होते हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा जब आप जॉब में आएंगे, तो बिकॉज यू आर बीइंग एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान, सो परफॉर्मेंस के साथ साथ आपने दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। क्योंकि ये देखो, आप गधों की तरह काम करो, नोबडी विल रिस्पेक्ट यू। अगर आप लेट्स सपोज कि अगर एक ट्रैफिक वार्डन है, वो गधों की तरह, सॉरी टू से, मसलन कि वो बहुत ही सख्त मेहनत की तरह वो खड़ा हो जाए और बेचारा 8 आवर्स खड़ा रहे चौक में, और फिर भी एक दफ़ा उसने वो, हो सकता है जब सीनियर ऑफिसर वहाँ से मूव कर रहा हो, थोड़ा सा 8 घंटे या 9 घंटे की ड्यूटी में थोड़ा सा बेचारा आगे पीछे हुआ या उस बैठ गया, ठीक है, हो सकता है उसकी शामित आ जाए। और एक एसी में बैठा हुआ है, उनके साथ थोड़ा सा एक दो बात उनके लिए अच्छी कर देता है, सर क्या बात है, आज बड़ा स्मार्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी नौकरी और उसको अप्रिसिएशन, उसका सारा कुछ वही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच यार, उसको सारी रिस्पेक्ट मिल जाएगी। और उसको सारी रिस्पेक्ट मिल जाएगी, और जो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, जिसको रिवार्ड मिलना चाहिए, जून में भी खड़ा है, जून की महीना हुआ, आप देखें वो खड़े होते हैं, लेकिन उनको रिवार्ड नहीं मिलता, प्रमोशन उनकी नहीं होती। प्रमोशन उनकी हो रही होती है जो एसी वाले कमरे में बैठे होते हैं, जो करीब होते हैं। तो मेहनत भी करनी है और साथ में टेक्निकली भी करना है अपने आप को, जिस अदारे में भी है, अदरवाइज कोई आपको जो रिस्पेक्ट है वो नहीं मिलेगी। तो आपने एक ख़ास जो एक लिमिट है आप अपनी बना लेनी की, और इससे आगे नहीं मैंने गिरना, लेकिन फिर भी दफ्तर में पहुंच जाओ, साहब को सलाम कर देना मैंने, बाद में सारा दिन मेरा अच्छा गुजर जाएगा। ऐसे ही होता है ना जी, जो जो 2-4 लोग होते हैं जो एंजॉय कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उन्हें सुबह सलाम करना होता है बस, उसके बाद वो गायब होते हैं, ठीक है। तो आप रात 8-10 बजे तक काम कर लें, आपका काम काउंट नहीं किया जाएगा, उनका सुबह का सलाम भारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करें, हमारी मजबूरी है कि ये भी हम रहते यहाँ पे हैं, चेंज ठीक है, कोशिश करें जहाँ तक बन सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर रिवार्ड मिलता है, तो एफबीआर में भी ऐसे ही होता है कि आप बड़ा शानदार काम करें, मेरिटोरियस सर्विसेज दें, लेकिन रिवार्ड जब लेने आएंगे तो रिवार्ड किसी और के पास जा रहा होगा, ठीक है। तो आप अपने रिवार्ड को आपने नहीं छोड़ना, आपने मेहनत भी करनी है और साथ में चक्कर भी लगा लिया करना है। अगर कमिश्नर चाह रहा है कि यार मुझे मिल के नहीं गया, बड़ी अकड़ है इसमें, तो आपने अकड़ को डाउन करना है, उसको मिल लिया करना है कि सही है सर आप आ गए हैं, मैंने कहा चलो साथ इस्लाम कर रहा हूँ, बस उस बात में खुश हो जाएगा। तो आपने ये भी साथ रखना है। अभी मेरिटोरियस सर्विसेज में ना, कि वो कहता है कि आप जहाँ पे कंसीलमेंट हो रही है, कंसील करना क्या होता है, छुपाना। तो जहाँ पे छुपाया जा रहा है ऐसी एक्टिविटी को, एक साइजेबल को, कि उसको छुपा के गुजर रहे हैं कि ताकि वो सामने ही ना आए, और जब सामने नहीं आएगी तो ड्यूटी नहीं लगेगी, ड्यूटी नहीं लगे तो ड्यूटी पे नहीं होगी। तो ये जो साहब हैं, ऑफिसर हो या ऑफिशियल हो, जब ये किसी ऐसी कंसीलमेंट को अनर्थ करते हैं, ऐसी एक साइजेबल गुड की एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो सेल हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, साइजेबल गुड्स, वो छुपा के काम किए जा रहे हैं, कंसील करके सामने नहीं लाते। जब सामने नहीं लाते तो ड्यूटी नहीं लगती, ड्यूटी नहीं लगती तो जमा किस कहाँ से होनी है। तो ये ऑफिसर और ऑफिशियल अपनी एफर्ट लगाते हैं, मेरिटोरियस सर्विसेज देते हैं, कंसीलमेंट को अनर्थ करते हैं और फिर टैक्स लगाते हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, जी आता है, तो जब पैसा आता है तो फिर इनको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। इसी तरह कंसीलमेंट के साथ साथ एक और वर्ड क्या यूज हो रहा है, एवेजन। हाँ, एवेजन हो रही होती है, चोरी हो रही होती है टैक्स की, ठीक है। टैक्स एवेड किया है आपने, चोरी किया है, ठीक है। तो जब चोरी हो रही होती है टैक्स की, तो चोरी को और कंसीलमेंट को जब एक ऑफिसर या ऑफिशियल पकड़ता है और पकड़ के एक पूरा प्रोसेस चलाता है और खजाने में कुछ पैसे आ जाते हैं, तो ही इज़ एलिजिबल टू गेट रिवार्ड। तो उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, बोर्ड देगा रिवार्ड, फिर बोर्ड साथ में प्रोसीजर भी बनाएगा कि जितनी रिकवरी हुई है उसमें से कितना अपॉर्चमेंट करनी है ऑफिसर्स को, ऑफिशियल को, और किस तरीके से उनको पे करना है। उनको अलहदा अलहदा पे करना है या सबकी वेलफेयर पे इतना पैसा गवर्नमेंट से ले लेना और सबकी वेलफेयर पे लगा देना। वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं ना, कि बच्चों की एजुकेशन, एम्प्लॉयज़ की,
उनके और कोई इस तरह का इवेंट वहाँ पे, तो क्या अलहदा करके उधर रख लेना या रिवार्ड एक को ही दे देना। तो यहाँ पे रिवार्ड लेने वाले लोग आगे आ जाते हैं और जिनको पता भी नहीं होता कि ये क्या है, कंसीलमेंट क्या है और एविजन क्या है। तो ना मेरा एफबीआर का जो एक्सपीरियंस है तो रिवार्ड के लिहाज से माठा रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो वो कहते थे यार तुम काम भी करते हो, इवन के एक्नॉलेज भी करते थे कि सुबह आके बैठ जाते हो चेयर से, तुम उठते ही नहीं। होता है ना कि वो फलाना उधर घूमने गया है, वो उधर घूमने गया हुआ है, तुम आते हो और 5:30-6 बजे तक तुम इधर ही बैठे रहते हो। जब रिवार्ड की बारी आई तो ना रिवार्ड पता चला जी कि उसका एक मुझसे ज़्यादा है जो कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर ये भी मशहूर हो गया कि यार ये सिर्फ काम करने वाले, पैसे पूसे कमाने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने ये ज़रूर याद रखिए किसी और तरीके से अल्लाह देता है, और जब देता है तो वो इतना देता है कि आप कहते हो कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, मुझे इतना मिल रहा है। तो इससे नहीं घबराना आपने, लेकिन साथ में थोड़ा टेक्निकल भी रहना कि चलो मॉनिटरी बेनिफिट्स का तो कोई नहीं, लेकिन कल को डॉक्यूमेंट में कोई नुकसान ना कर दे कि यार ये अकड़ है इसमें। ठीक है, डॉक्यूमेंट में नुकसान हो जाए तो अगला जो है जो काम नहीं करता वो एसी बनाओ और मोहतरम जो है वो क्या हो, इंस्पेक्टर हो, तो वो नहीं कवर हो सकता। ठीक है, एक असिस्टेंट कमिश्नर बन के बैठा हो और दूसरा इंस्पेक्टर जो मेहनत करता है, तो आप कहते हैं फिर इस्लाम की ठीक है यार, अगर मेरी प्रमोशन इसी वजह से होनी है कि पाकिस्तान में मेयार ही ये है। यार इसको ना काम करो अपने नंबर से, कर लो अब सीधा आ गए ना, कर लो अटेंड। हाँ चलो कोई नहीं। तो रिवार्ड में जी यही था कि रिवार्ड में जो मैंने आपको बताया ना, कंसीलमेंट और एवेजन को पकड़ना है, और जो फिर मेरिटोरियस सर्विसेज देंगे। अच्छा फिर वो कहता है इन्फार्मर को भी देंगे। तो ये हो गया ना कि ऑफिसर और ऑफिशियल, और इन्फार्मर बेसिकली इन्फार्मर एम्प्लॉय नहीं होता। ऑफिसर और ऑफिशियल जो है दे आर एम्प्लॉय ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बट इन्फार्मर इज नॉट एम्प्लॉय। इन्फार्मर रखे होते हैं लोगों ने, जैसे थाने वालों ने क्या रखा होता है, मुखबर खास रखा होता है ना, कि वो मुखबर खास को वो सरकार से पैसा नहीं दे रहे होते, अपनी जब वो पकड़ते हैं उनसे लेते हैं तो उसको भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्फार्मर जो है वो कानून में बन रहा है, उनके कानून में भी होगा कि इन्फार्मर को कुछ दिया जाए, क्योंकि उसने जो भी चर्च बिक रही है या इस तरह का गलत काम हो रहा है जो लॉफुल नहीं है, वो आके बताते हैं कि साहब जी फला जगह पे ये हो रहा है, तो कंसाइनमेंट दी जानी है। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं पुलिस वाले इन्फॉर्मर। इसी तरह इन्फॉर्मर जो एफबीआर का होता है वो आगे बताता है कि सर वो सिगरेट बना रहे हैं फलां जगह पे, ठीक है, वो तंबाकू जो है उसका काम हो रहा है, तो वो आपके नॉलेज में नहीं आ रहा, वो काम किए जा रहे हैं उधर बैठ के, तो वो बताता है, ये कार्रवाई करते हैं, ये पकड़ लेते हैं, टैक्स आता है, रिवार्ड मिलता है। तो रिवार्ड ये लेके नहीं बैठ जाएंगे, बल्कि जो इन्फॉर्मर है उसको भी कम्पनसेट किया जाएगा। इसके लिए अलहदा भी है, लेकिन इन्फॉर्मर का वर्ड जो है वो अर्लियर अवेलेबल, बाद में विसल ब्लोअर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है और इसकी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप एक्टिविटी करते हैं। इन्फॉर्मर इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। साथ में आ गया रिवार्ड टू विसल ब्लोअर। थैंक यू वेरी मच। रिवार्ड टू विसल ब्लोअर, ये देखो ये सबको पता है, रिवार्ड का मीनिंग आपको पता है, सबको इनाम वगैरह दिया जा रहा है, फायदा दिया जा रहा है। अब ये किसको मिल रहा है, विसल ब्लोअर को। विसल ब्लोअर आपको पता है सीढ़ियां में जाने वाला, ठीक है, ये वही है ना अदलान साहब, इसमें कोई शक नहीं, वही होता है। देखो जो ट्रेन चलती है तो ट्रेन के आखिरी डिब्बे में एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बैठा होता है जिसे गार्ड कहा जाता है। वो गार्ड जब सीटी बजाता है तो ट्रेन चलती है। अगर वो गार्ड जो आखिरी डिब्बे में बैठा होता है वो एक झंडी हरे रंग की और साथ में विसल ना बजाए तो क्या वो ट्रेन चला सकता है? जो ड्राइवर है नहीं चलाता, ये असूल बना हुआ है।
जब तक वो विसल नहीं देगा, वो हरी झंडी नहीं देगा, ट्रेन खड़ी रहेगी। तो ये वही विसल हो रहा है कि देखो ये बताएगा बात जो हो रही थी, कंसीलमेंट प्लस इवेजन प्लस करप्शन प्लस मिसकंडक्ट, ये कुछ इस तरह की चीजें बता रहा है। कंसीलमेंट वही जो चीज छुपाई जा रही है, ठीक है, इवेजन चोरी हो रही है, अच्छा करप्शन और मिसकंडक्ट बेसिकली ये तो रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा होता है, सही, जो बंदा एक साइजेबल एक्टिविटी कर रहा है वो ये कर रहा होता है। लेकिन यहाँ से हमें देख के थोड़ा सा समझ आती है कि करप्शन डेफिनेटली जिसको खजाने पे बिठाया गया है, खजाने पे कौन बैठा होता है, जो ऑफिसर और ऑफिशियल है जो बैठे हुए हैं, वो करप्शन कर रहे होते हैं कि आप कोई मसला नहीं है, मैंने चेक करने आना है ना, तुम करते जाओ, तुम बनाते जाओ तंबाकू, तुम बनाते जाओ सिगरेट, मुझे ही गवर्नमेंट ने कहा है ना कि तुमने जाके काउंटर फीड करना है, कन्फिस्केट सॉरी करना है, तो कन्फिस्केट मैं काउंटर फीड का जो है ना वो आप देखते हो ना, तो ये है जाली, ठीक है, जो असल नहीं है वो काउंटर फीड है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल और काउंटर फीड। कन्फिस्केट होता है कि भाग सरकार आपने गाड़ी को पकड़ लिया, पका पका रख लिया, जब्त कर लिया, ठीक है, तो बात ये हो रही है कि करप्शन जो है डेफिनेटली खजाने पे जो बैठा वो कर रहा है। तो विसल ब्लोअर ये कंसीलमेंट और एवेजन रजिस्टर्ड पर्सन के हिसाब से बता रहा हूँ, या विसल ब्लोअर करप्शन और मिसकंडक्ट जो कर रहे हैं ऑफिसर और ऑफिशियल, उनके बारे में बता रहा हूँ, उनके बारे में आगे इंडिकेट कर देता है, उनके बारे में आगे मालूमात दे देता है। ऐसे बंदे को विसल ब्लोअर कहते हैं, ठीक है। और विसल ब्लोअर सिर्फ ये नहीं कि सीटी मार के भाग जाता है, बल्कि सबूत भी देता है, तो थोड़ा सा बताता भी कब किस वक्त हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कार्रवाई कैसे डालता है। ऐसे तो नहीं किसी पे डिसऑनेस्टी का थप्पा लगा के चला जाए, कुछ बताएगा भी कि जनाब फलां फलां ऑफिसर ऐसे हैं, इन्फॉर्मर ही हो गया। इन्फॉर्मर थोड़ा सा बेसिकली अगर एजेंट को देखा जाए ना, तो एजेंट भी कई तरह के होते हैं। एजेंट कौन होता है? जो बंदा किसी पे बिहाफ पे काम कर रहा होता है वो एजेंट होता है। एक होता है एक्शन एजेंट जो एक्चुअली काम कर रहा होता है, ठीक है, एक होता है सपोर्ट जो एक्चुअल को सपोर्ट कर रहा होता है, एक होता है प्रिंसिपल जो इन दोनों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह फिर आगे बात चलती जाती है, तो इसलिए फर्क निकालने के लिए लोगों ने फिर टर्मिनोलॉजीज बनाई जाती है, थोड़ा थोड़ा फर्क डाल देते हैं, इसीलिए किताब बनाया जाता है ना। ये तो बेसिकली देखो कंसीलमेंट एंड एवेजन दोनों पे काम तो यही हो रहा है कि ड्यूटी जो है वो छुपाई जा रही है, एक्चुअल ड्यूटी नहीं दी जा रही, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, कंसीलमेंट छुपाया जा रहा है, एवेजन ड्रग चोरी हो रही है, ठीक है जी। इसलिए वो ना थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज बनाई जाती है कि जिस तरह अभी आप कराची में देखो ना, तो प्रिंसिपल कौन होगा, जो टारगेट किलर है वो एक्शन एजेंट होंगे, जो टारगेट किलर को असला देके आ रहे होंगे वो सपोर्ट कर रहे होंगे, और जो ऊपर उनको 90 में बैठ के कंट्रोल कर रहा होगा वो प्रिंसिपल होगा। बन गया ना फिर वो चेन। हाँ चेन आपने सर आपने क्या पढ़ाना शुरू कर दिया है टेक्स्ट पढ़ाते पढ़ाते आपने नहीं पढ़ाना शुरू हो गया। बेसिकली हाँ चलाओ यार, नहीं तो ये हीटअप हो जाए। पसीना भी आ गया, और यार अजीब सा वेदर है, गले खराब है, तो इसको एक मिनट बंद करें रिकॉर्डिंग को।